दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मेरा नाम है सपना कुशवाहा। आज का हमारा आर्टिकल प्राचीन भारत का इतिहास के सिंधु घाटी सभ्यता, संस्कृति और आर्थिक संगठन के महत्वपूर्ण सारांश पर आधारित है। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं में इस भाग से प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। यह आर्टिकल आपके उत्तर लेखन की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायता करेगा। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारत का इतिहास और स्वाधीनता आंदोलन खंड से जुड़ा है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। भारत के अतीत की सबसे पहली तस्वीर उस सिंधु घाटी सभ्यता में मिलती है जिसके अवशेष सिंध में मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। इन खुदाइयों ने प्राचीन इतिहास की समझ में क्रांति ला दी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा एक दूसरे से काफी दूरी पर हैं। दोनों स्थानों पर इन खंडहरों की खोज मात्र एक संयोग थी। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे। इस बात में संदेह नहीं कि इन दोनों के बीच भी ऐसे ही बहुत से और नगर एवं अवशेष दबे पड़े होंगे जिन्हें प्राचीन मनुष्य ने बसाया होगा। यह सभ्यता विशेष रूप से उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी, जो प्राचीन भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन और समृद्ध सभ्यताओं में से एक थी। यह सभ्यता लगभग 3300 ईसा पूर्व से लेकर 1300 ईसा पूर्व तक अस्तित्व में थी और इसके अवशेष वर्तमान पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्सों में पाए गए हैं। मुख्य शहरों के रूप में हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन और लोथल प्रमुख थे। आज के इस लेख में हम सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति और उसके आर्थिक विकास के बारे में विस्तार से जानेंगे। आइए जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता एक समतावादी समाज था क्योंकि यहाँ पुरुष और महिला दोनों की प्रमुखता मूर्तियों में दिखती है। कुछ मूर्तियों में दाढ़ी वाले पुरुषों को स्त्रियों जैसे कपड़े पहने हुए दिखाया गया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि समाज में पुरुषों और महिलाओं की स्थिति समान हो सकती थी। वहीं मिस्र की सभ्यता में जहाँ बेटी रानी की उत्तराधिकारी बनती थी, वहीं सिंधु घाटी के समाज में ऐसा कोई उत्तराधिकार व्यवस्था का प्रमाण नहीं मिला है। इस प्रकार यह स्पष्ट नहीं हो पाता कि सिंधु घाटी का समाज पितृसत्तात्मक था या मातृ सत्तात्मक। इसका मतलब यह है कि समाज की संरचना के बारे में अभी तक कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। इस सभ्यता का सबसे अनोखा पहलू सबसे अधिक विकसित नगर नियोजन प्रणाली थी। हालांकि उस समय विज्ञान का युग नहीं था, फिर भी शहरों को सुनियोजित तरीकों से बनाया गया था, जहां शहरों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया गया था। इनमें ऊंचाई पर स्थित दुर्ग यानी किला और निचले क्षेत्र में रहने के लिए घर शामिल थे। किले में प्रशासनिक और धार्मिक केंद्र होते थे। इन शहरों को खास ग्रिड पद्धति के रूप में बसाया गया था, जहां अत्यधिक नियोजित जल निकास प्रणाली भी थी। यह जल निकासी प्रणाली आज भी कई आधुनिक शहरों के लिए एक मिसाल है। वही हड़प्पा सभ्यता के शहरों में बनाई सड़कें और गलियां एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और जिनके आस-पास घरों का निर्माण किया गया था। मृतकों को दफनाना मानव समूहों के बीच एक महत्वपूर्ण धार्मिक गतिविधि थी। हड़प्पावासी अपने मृतकों को उत्तर दक्षिण दिशा में पीठ की बल लिटाकर दफनाते थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पावासी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे और इसलिए मृतकों के साथ कई बर्तन रखे जाते थे। मृतक की स्थिति के आधार पर दफन स्थल पर विभिन्न वस्तुएं रखी जाती थीं, जो हड़प्पा समाज में सामाजिक स्तरीकरण को दर्शाती थीं। आमतौर पर हड़प्पा की शव ईंट या पत्थर से बने आयताकार या अंडाकार गड्ढों में दफनाए जाते थे। शव को आमतौर पर कपड़े, कफन या लकड़ी के ताबूत में दफनाया जाता था। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर दफनाने की प्रथा में भिन्नताएं थीं। कालीबंगा में छोटे गोलाकार गड्ढों में बिना कंकाल के बड़े कलश रखे हुए थे। साथ में मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, जिससे पता चलता है कि मृतकों को जला दिया गया होगा। वहीं लोथल में कुछ दफन स्थलों पर पुरुष और महिला दोनों को एक साथ दफनाए जाने का साक्ष्य भी मिला है। आइए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक संगठन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता के आर्थिक संगठन में कृषि, पशुपालन, शिकार और पौधों को इकट्ठा करने से लेकर शहरी नेटवर्क तक सब कुछ एक व्यवस्थित तरीके से था। व्यापार और वाणिज्य इस सभ्यता के अर्थतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। यहाँ सोने, चांदी, हीरे और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का आयात किया जाता था, जबकि तैयार आभूषण, हस्तशिल्प और खिलौने निर्यात किए जाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करने में भी आगे थे।
और यूनानियों ने इसे सैंडन या कपास की भूमि कहा। लोथल डॉकयार्ड इसके व्यापारिक संबंधों और लंबी दूरी के व्यापार के अस्तित्व का प्रमाण देता है। हालांकि हड़प्पा के लोग मुख्य रूप से कृषक थे, लेकिन वे बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे। बैल, भैंस, ऊंट, गधे, बकरी, सुअर, भेड़, कुत्ते और बिल्लियां पालतू जानवरों में शामिल थे। बैल, भैंस, ऊंट और गधे मुख्य रूप से कृषि और परिवहन के लिए उपयोग किए जाते थे, जबकि बकरियों, सुअरों और भेड़ों का इस्तेमाल पाक कला के लिए किया जाता था, जिनकी हड्डियां कई बस्तियों में पाई गई हैं। कुत्तों और बिल्लियों को पालतू जानवर के रूप में रखा जाता था और बस्तियों में उनके पैरों के निशान मिले हैं। कुबड़ वाले बैल विशेष रूप से पसंद किए जाते थे और बस्तियों में पाए गए गैंडे और हाथियों की हड्डियां इस बात का संकेत देती है कि उनका शिकार किया जाता था और उनका मांस खाया जाता था। कालीबंगन में अग्निकुंडों में जानवरों से जुड़ी अनुष्ठानिक बलि के प्रमाण पाए गए हैं। हड़प्पा स्थलों से घोड़े के अवशेष मुख्यतः अनुपस्थित हैं। केवल सुरकोटदा में कुछ अवशेष मिले हैं और लोथल तथा बनावली से एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति मिली है, जो यह दर्शाता है कि हड़प्पा सभ्यता घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी। मेसोपोटामिया के शहरों के विपरीत गुजरात में हड़प्पा के लोग चावल की खेती करते थे और हाथी पालते थे। प्राचीन काल में सिंधु क्षेत्र वनस्पति से भरपूर था और यहाँ पर्याप्त वर्षा होती थी, जिससे क्षेत्र की कृषि समृद्ध हुई। सिंधु नदी की प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ से क्षेत्र की उर्वरता बढ़ जाती थी। सिंचाई मुख्य रूप से वर्षा पर आधारित थी, लेकिन नदियों पर चेक डैम बनाए गए थे। हालांकि नहर सिंचाई का कोई प्रमाण नहीं मिला है। हड़प्पा स्थलों पर अक्सर गेहूं की 2 किस्में पाई जाती हैं। इसके अलावा सरसों, तिल और मटर जैसे फलीदार पौधों की भी खेती की जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे शहरों में अन्न भंडार बनाए गए थे, जहां संभवतः किसानों से कर के रूप में अनाज एकत्र किया जाता था और मजदूरी भुगतान के लिए उपयोग किया जाता था। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले शुरुआती लोगों में से थे और राजस्थान के कालीबंगन में एक जुता हुआ खेप खोजा गया है। आइए अब जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार और वाणिज्य के बारे में। हड़प्पा नगरों को अपने द्वारा निर्मित अंतिम उत्पादों के लिए अधिक कच्चे माल की आवश्यकता थी। उस समय मुद्रा की कोई प्रचलन नहीं थी और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली के माध्यम से होता था। हड़प्पा के लोग कच्चे माल के बदले तैयार माल का आदान प्रदान करते थे। हड़प्पावासी अन्य विश्व सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और स्थानीय समुदायों और समकालीन जनजातियों के साथ व्यापार करते थे। उनके व्यापारिक संबंध राजस्थान, कर्नाटक, अफगानिस्तान और ईरान की बस्तियों से थे। हड़प्पावासी लंबी दूरी के व्यापार में लाजुली के माध्यम से भाग लेते थे और उन्होंने कालीबंगन, चंदूदड़ो और लोथल में सीप निर्माण, चूड़ी निर्माण और मनका निर्माण के कारखाने स्थापित किए थे, जो महत्वपूर्ण निर्यात थे। लगभग 2350 ईसा पूर्व के मेसोपोटामिया के अभिलेखों में सिंधु क्षेत्र के प्राचीन नाम मेलुहा के साथ व्यापारिक संबंधों का उल्लेख है। मेसोपोटामिया में हड़प्पा की मोहरें और अन्य सामग्रियां पाई गई, जिससे यह सिद्ध होता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापार सुमेरिया, बेबीलोन और मिस्र तक फैला हुआ था। निरंतर व्यापारिक आदान प्रदान के कारण एक समान वजन और माप की आवश्यकता पैदा हुई और हड़प्पा वासियों ने परिपक्व हड़प्पा चरण के दौरान इन्हें मानकीकृत किया। हड़प्पा स्थलों पर कई मेसोपोटामिया बेलनाकार मोहरें भी पाई गई हैं। इनकी वजन प्रणाली मुख्य रूप से 16 के गुणकों पर आधारित थी। हड़प्पा के लोग मापन की कला में निपुण थे, इसके लिए वे लाठी का उपयोग करते थे और खुदाई में ऐसी कई छड़ियां मिली हैं। निष्कर्ष: सिंधु घाटी सभ्यता एक अत्यंत विकसित और समृद्ध सभ्यता थी, जिसने न केवल शहरी नियोजन, कृषि और व्यापार में उच्चतम मानक स्थापित किए, बल्कि समाज में समानता और व्यवहारिकता के आदर्श भी पेश किए। इस सभ्यता का आर्थिक संगठन कृषि, पशुपालन, शिकार और व्यापार पर आधारित था। इसके लोग मुख्य रूप से कृषक थे, लेकिन वे बड़े पैमाने पर पशुपालन भी करते थे, जिससे उनकी कृषि उत्पादकता और जीवनयान की प्रणाली मजबूत होती थी। इस सभ्यता का व्यापार क्षेत्र बहुत विस्तृत था और इसके लोग अन्य विश्व सभ्यताओं जैसे मेसोपोटामिया, मिस्र और अफगानिस्तान के साथ निरंतर व्यापार करते थे। इसका प्रमाण मेसोपोटामिया में मिली हड़प्पा की मोहरों से मिलता है। इस व्यापार ने एक समान वजन और माप की प्रणाली को जन्म दिया, जिसे हड़प्पावासियों ने अपने व्यावसायिक लेनदेन में परिपक्वता और पारदर्शिता सुनिश्चित की। यह सभ्यता न केवल अपनी समृद्धि के लिए प्रसिद्ध थी, बल्कि यह एक सुसंगत और व्यवस्थित समाज के रूप में इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसके आर्थिक, शहरी और सांस्कृतिक दृष्टिकोण ने प्राचीन दुनिया में एक आदर्श प्रस्तुत किया, जो आज भी आधुनिक समाजों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो इसी के साथ नोट कर लेते हैं आज के सवाल को।
सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक संरचना के बारे में क्या निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं? क्या यह एक समतावादी समाज था? तो व्यूवर्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।